एक चीज बताओ कि तुम जैसे कौशल तेरे से पहले पूछ रहा हूँ, ये सवाल मेरा दोनों के लिए सेम होगा. What you think that what biggest asset you have, strength, asset नहीं, strength you have, इसलिए तुम्हारी रैंक या नंबर इतने अच्छे आ रहे हैं. So subject is a different aspect. What skill? Maybe hard working, maybe IQ, maybe calculation. What skill you have which you built so that that is the biggest strength you have, जिसकी वजह से तुम्हारी ये रैंक आई. सर जैसे कोई भी कंसेप्ट होता है ना, मैं फिजिक्स से बात करूंगा क्योंकि फिजिक्स में मेरे को उतना कॉन्फिडेंस था. तो फिजिक्स में कोई भी कंसेप्ट होता है ना, तो उसको पढ़ने के बाद मैं ये सोचता था कि ये कंसेप्ट कैसे डिराइव हुआ है, मतलब डेरिवेशन कहाँ से आया है इसका. तो हर एक चैप्टर पढ़ने के बाद आपको पता रहता है कि कोई सा भी टॉपिक है तो वो डेरिवेशन किधर से हुआ. तो इसका मुझे लगता है कि इससे एक बेस बनता है जो काफी स्ट्रॉन्ग करता है. क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन आया था एडवांस में ईएम वेव्स का, E by B इज इक्वल टू C वाला था. हाँ, तो उसमें C रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ वाला होगा या फिर वैक्यूम का होगा. तो वो डिसाइड करने के लिए वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए ना उसमें. तो बिल्कुल मेरे को ऐसा लगता था. तो बेसिकली जो मैं तुमसे समझ पाया कि यू हैव अ कैपेबिलिटी ऑफ बेसिकली एनालाइजिंग डीपली, राइट, प्रूफ को कहां से आ रहा है, क्यूरियोसिटी टुवर्ड्स कि ये कहां से आ रहा है, इसलिए तुम्हारी फिजिक्स भी शायद बहुत अच्छी है. अपूर्व, व्हाट अबाउट यू? व्हाट बिगेस्ट स्ट्रेंथ यू हैव? मतलब तुम्हारे बहुत सारी स्किल्स होती है आदमी में, कैलकुलेशन, स्पीड, विल पावर, एक्यूरेसी, हार्ड वर्किंग, डीप थिंकिंग, एनालिसिस, राइट. सो बहुत सारी किसी भी स्टूडेंट में स्किल्स होती है, बट कौन सी तुम्हारी सबसे बड़ी स्किल तुम्हें लगती है, दो जो जिसकी वजह से तुम्हारी रैंक के इतने नंबर आए? एक तो ये सर ये कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो उस दिन एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी, तो जनरली एक्यूरेसी की वजह से ही मार्क्स आ रहे हैं. एक तो, और दूसरा ये कि जो मैथ्स थी उसमें जो कौन से क्वेश्चन मेरी रीच में है जो कर सकता हूँ और कौन से छोड़ने हैं, तो उसको क्लासिफाई करने में बहुत हेल्प हुई. तो वो भी एक अच्छी स्किल थी. एक इसमें बहुत बढ़िया बात बोली कि कौन से सवाल छोड़ने हैं. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये मेरे हिसाब से कौशल और अपूर्व दोनों से तुमसे पूछना चाहूंगा कि कौन से सवाल छोड़ने हैं. ये 8वीं जे एडवांस के लिए आना बहुत जरूरी है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, कि कौन से छोड़ने हैं. अपूर्व क्या बोलेगा कि अगर मैं बच्चे से बोलूं कि बिकॉज इट इज एग्जामिनेशन ऑफ रिजेक्शन, दैट हाउ इफेक्टिवली यू कैन रिजेक्ट कि ये मुझे करना है और ये मुझे नहीं करना है, राइट, या इसमें मुझे शुरुआत में टाइम देना है, इसमें मुझे बाद में टाइम देना है. सो हाउ यू डू दैट अपूर्व? इसकी प्रैक्टिस सबसे बेस्ट तो ऐसे होगी कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लो. उससे आपको आइडेंटिफाई होगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए लेंदी पड़ रहा है. तो फिर उसमें आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर पाओगे कौन सा क्वेश्चन, कौन से पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन में आपको टाइम लग रहा है. जैसे मुझे इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर और इनमें थोड़ी वीक थी मेरी, तो मैं जनरली इनको पहले राउंड में छोड़ देता था मैथ्स के और बाकी सारे क्वेश्चन करता था, और जब टाइम मिलता था तो ही फिर से इनको करता था. तो आप कुछ टॉपिक्स डिसाइड कर लो कि आपके ये वीक है और उनको या तो उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रैक्टिस करो, और दूसरा पेपर में उनको जनरली फर्स्ट राउंड में मत करो ट्राई, अगर आपको लगता है कि वो नहीं होंगे आपसे. क्या बात है. तो बेसिकली जैसा बच्चे को हम हमेशा भी बोलते हैं कि पहला सवाल पहली बार पहले करा जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है. वो करो जो आपकी स्ट्रेंथ है, उसके बाद अपनी वीकनेस की तरफ जाओ. कौशल, तुम्हारा क्या कहना है इस पे? सर मेरा ये है कि सवाल जैसे दिखता है ना, तो अगर तुरंत नहीं चमकता कि कैसे प्रोसीड करना है आगे, तो उस पे 1-2 मिनट में भी नहीं चमकता है और लगता है कि बहुत लेंदी जाएगा, तो फिर छोड़ दो. तो फिर छोड़ दो. 1-2 मिनट में लगता है कि लेंदी जाएगा, करेक्ट. तो मतलब तुम एक बार 1-2 मिनट देख लेते थे, हाँ कि यार ठीक है, मतलब पहले अपने देखा कि हाँ यार ये हो सकता है, पर अगर 1-2 मिनट बाद लगा तो बेसिकली एक अच्छी चीज जो मेरे हिसाब से जो भी बच्चे हमें सुन रहे हैं, कौशल से सीखने वाली बात है कि वंस यू जंप इनटू द क्वेश्चन, इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू शुड कंप्लीट इट. मे बी आफ्टर 1 or 2 minutes यू कैन टेक अगेन अ डिसीजन कि हो सकता है मैंने गलत डिसीजन ले लिया, तो वापस उसको अपन रिव्यू कर सकते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कौशल, क्योंकि ना ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि ऐसा होता है कि जैसे बोला जाता है ना कि नुकसान में और नुकसान नहीं करा जा सकता. जैसे अपूर्व ने बोला कि पहले अपन सोचो कि अपने कौन सा करना है, पर करने के स्टार्ट करने के बाद भी अपने को लगा कि यार ये अगर मैं सही ट्रैक पे नहीं हूं तो उसे तुरंत छोड़ दो. तो उसे दोबारा ट्राई करते थे. फिर क्या करते थे सर? उससे फिर पहले पूरा पेपर खत्म कर लिया, उसको मार्क फॉर रिव्यू तो कर ही देते, तो लास्ट में जो 4-5 क्वेश्चन बचते हैं ऐसे ही बचते हैं, तो इन्हीं को फिर टाइम नहीं लगता. मैं चेक नहीं करता था पूरा पेपर वर्क. पूरा चेक नहीं करता था. अच्छा ये बता कि जेई मेन में तुक्के मारे कभी? जेई मेन के एग्जाम में अपूर्व, कौशल? हाँ सर, एक तुक्का था मेरा. तो तुक्का मारने की थोड़ी टेक्निक बताओ दोनों जेई मेन के लिए. नहीं सर, बिना सोचे समझे तुक्का था. अंधाधुंध तुक्का, ब्लाइंड तुक्का. ब्लाइंड तुक्का. अपूर्व? मैंने तो नहीं मारा था, मतलब सारे करके आया था मैं क्वेश्चन, और तुक्का नहीं था.
एक भी तुक्का नहीं था, बहुत बढ़िया। तभी क्या तुम्हारी इतनी इतनी अच्छी रैंक आएंगे। अच्छा बताओ, जेई मेन और जेई एडवांस में सपोज स्टूडेंट जब वो जेई मेन के एग्जामिनेशन के 7 दिन पहले और जेई एडवांस के 7 दिन पहले, इन दोनों तैयारियों में क्या डिफरेंस तुमने रखा? जैसे जेई मेन से 7 दिन पहले और जेई एडवांस से 7 दिन पहले, इन दोनों में तैयारियों में तुमने क्या डिफरेंस रखा, वो बच्चों को बताओ। तो मैंने तो जैसे जेई मेन से 7 दिन पहले सिर्फ एनसीईआरटी पर ही फोकस कर रहा था केमिस्ट्री की, क्योंकि मुझे पता था सारे क्वेश्चन उसी में से आने हैं, इनऑर्गेनिक के तो स्पेशली। बहुत और कुछ बढ़िया। स्पेसिफिक टॉपिक्स भी होते हैं जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट थे याद करने के लिए, तो इनको पढ़ा था लास्ट में जेई मेन से पहले तो। और जेई एडवांस से पहले भी मतलब मोस्टली मैंने टाइम केमिस्ट्री को ही दिया था, 4-5 दिन तो लास्ट के। और जो भी गलतियां करी थी, मतलब जो भी बुक्स एक्स्ट्रा सॉल्व करी या कोई टेस्ट दिए, उनमें जो भी गलतियां करी है उनको मैंने एक बार रिवाइज किया था कि सेम मिस्टेक पेपर में नहीं। ओके। और जेई एडवांस से पहले 7 दिन क्या करा? जेई एडवांस से पहले वही जो भी मिस्टेक्स थी वो देखी एक तो, और जितने भी मॉक टेस्ट हो सकते थे पॉसिबली मैं हर दिन एक तो दे ही देता हूँ। हर दिन एक तो देख देता। करेक्ट करेक्ट। कौशल, व्हाट अबाउट यू? मतलब बेसिकली आई रियली वांट टू टेल स्टूडेंट्स की व्हाट डिफरेंस दे हैव टू क्रिएट just before JEE main examination and just before JEE advanced examination, because both the examinations are entirely different. मेरा ऐसा था कि जेई मेंस के जो 7 दिन पहले है तो एनसीईआरटी तो पढ़नी है, तो एनसीईआरटी में मेरा मोटिव रहता था कि मैं टाइप से रटूं इस चीज को, इस लाइन को रटूं कि इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो मेरे को तुरंत ये लाइन चमकनी चाहिए, क्योंकि वो वर्ड्स जो है ना, वो वर्ड्स उसमें तो जो हाईलाइटेड वर्ड्स टाइप से होते हैं वो देखे तो ये लाइन चमकनी। पर एडवांस में वैसा नहीं, एडवांस में मैं उस लाइन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि ये लाइन से डायरेक्ट नहीं आने वाला, पर मेंस में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कभी। करेक्ट 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 करेक्ट। तो ये डिफरेंस तुमने रखा। अच्छा एक चीज बताओ, शॉर्ट नोट्स बनाए थे? मेंस के पहले बनाए थे मैंने, पर वो साल भर नहीं बनाए थे। मैंने तो मतलब 11th-12th में तो नहीं बनाए थे, 12th के एंड में फिजिक्स में थोड़े टॉपिक्स के बनाए थे, बट फिर मुझे लग रहा था कि शॉर्ट नोट्स बनाने से अच्छा है कि जो क्लास के जो नोट्स मैं पढ़ रहा हूँ उसी में हाईलाइट करता चला जाऊँ, तो उससे थोड़ा टाइम बच रहा था। तो मैंने फिर केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स सब में ऐसे ही किया, ताकि जो लास्ट के 1-2 महीने थे उसमें रिविजन करने में बहुत फायदा हो रहा था, मतलब जल्दी हो पाता। शॉर्ट नोट्स का पर्पस भी होता है कि टू मिनिमाइज द टाइम ऑफ रिवीजन। पर्पस उसका वही है, बिकॉज अगर एक चैप्टर में 50 पेज का है तो उस 50 पेज को पलटने से पहले हमें डर लगता है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट अगर वो शॉर्ट नोट्स या अपन ने हाईलाइट कर रखा हो तो इट रिड्यूसेस लॉट ऑफ टाइम। करेक्ट। तो बेसिकली शॉर्ट कौशल, जैसे तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए तो कुछ स्पेसिफिकली ध्यान रखा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए? अगर मान लीजिए कोई बच्चा शॉर्ट नोट बनाता है तो उसको क्या ध्यान रखना चाहिए? सर मैंने एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, तो मेरा फोकस ये था कि उसकी जो जैसे 2 पैराग्राफ हो गए तो उसमें से पूरे 2 पैराग्राफ में अगर अभी पढ़ा मैंने तो मैंने क्या क्या इन्फर किया उस 2 पैराग्राफ वो लिख लिया मैंने, तो वो 2 पैराग्राफ की 2 लाइन हो गई। 2 पैराग्राफ की 2 लाइन हो गई। करेक्ट 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 करेक्ट। अच्छा जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, ये जानना चाहता हूँ तुम दोनों से, जो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि जब भी तुम टेस्ट देते थे तो क्या टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज करते थे? अपूर्व? मुझे इच्छा तो नहीं होती थी वैसे एनालाइज करने की, तो 11th में तो मैंने बहुत सारे मिस कर दिया, बट 12th में फिर सर ने भी बोला था कि मतलब मैंने पूछा सर को कि मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, तो सर ने बोला कि जो भी मिस्टेक्स हो रही है उसको एनालाइज करो और एक सेपरेट कॉपी में लिख लो, तो फिर वो करना शुरू किया था मैंने। तो बेसिकली मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि बच्चों, जो भी बच्चे अपने को सुन रहे हैं ना, उनको बोलो कि टेस्ट पेपर्स जो दिए जाते हैं उनको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जरूरी, मतलब जो भी टेस्ट पेपर, मतलब कोई भी मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर दे रहे हो, उसका फायदा आप तभी ले सकते हो जब आप जो भी गलतियां हो रही है आपकी उसको नोट करो और फिर उससे इम्प्रूवमेंट करो, अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं है टेस्ट को। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा बताओ, कैलकुलेशन में कैसे थे अपूर्व और कौशल दोनों? कैलकुलेशन मतलब थोड़ी तो पुअर थी मेरी, बट वो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो करके हो गई थी अच्छी। कौशल? मेरे साथ उल्टा हुआ, मेरी पहले कैलकुलेशन अच्छी थी, तो लास्ट में जब पेपर होने लगे ना तब मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी गलतियां करने लगा। ओहो, फिर हाउ यू इम्प्रूव्ड इट? इम्प्रूवमेंट फिर थोड़ा मैंने ध्यान दिया कि जब भी कोई न्यूमेरिकल होता था तो मैं कोई एडिशन करता था, मैं उसको डबल चेक करता था कि हाँ ये सही है कि गलत है, तो उससे मेरा थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट।
थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।